स्टार्ट करते हैं कि साइबर क्राइम है क्या और साइबर सिक्योरिटी है क्या, और इस प्रकार के अपराध से यानी साइबर क्राइम से, साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, ये सारी चीजें हम लोग आज जानेंगे इस सेशन में। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि साइबर अपराध एक गंभीर समस्या है और इसमें चाहे नवयुवक हो या बुजुर्ग हो, कोई भी इस फ्रॉड में आसानी से फंस जा रहा है। बहुत सारे लोग नौकरी पेशा हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, बहुत सारे हमारे बीसी एजेंट्स हैं जिनके साथ फ्रॉड हो जा रहा है। और बहुत सारे लोग की फैमिली में या जानने वाले में, मतलब कोई न कोई ऐसा होगा जिसके साथ फ्रॉड हुआ ना हो, ऐसा कोई नहीं होगा। हमारे आपके जानने वाले में, हमारे आपके साथ अगर नहीं हुआ है तो अगल बगल वालों के साथ में हुआ होगा। ठीक है, तो आज के युग में साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, इसकी क्या नवीनतम अपडेट्स हैं, इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जाने कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम होता क्या है? देखिए, साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम एक टर्म है जो इलीगल एक्टिविटी, यानी साइबर क्राइम इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड टू ड्यूप एनी पर्सन with the use of electronic devices such as computer, इंटरनेट, ये सारी चीजें, मोबाइल एक्सेट्रा। यानी साइबर क्राइम एक ऐसी इलीगल एक्टिविटी है जो किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है और जिसमें आपका इंटेंशन क्राइम का हो। यानी कि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें आपका इंटेंशन क्राइम का हो और वो कंप्यूटर के माध्यम से की जाती हो, वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। यानी विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट और मोबाइल nobody can commit साइबर क्राइम। यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब ये होना जरूरी है, तभी साइबर क्राइम कमिट हो सकता है। और साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी एक कन्वर्जेंस ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी दैट कंबाइंस टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी सुरक्षा है जिसके द्वारा हम डिजिटल अपराध से, यानी कि साइबर अपराध से कैसे बचें, साइबर अपराध से कैसे हम सुरक्षित रहें, वो इंश्योर करती है, वो साइबर सिक्योरिटी है। डिफरेंट टाइप्स के जो साइबर क्राइम है, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा फिशिंग, विशिंग। अभी हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, स्मिशिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड है। हैकिंग, कार्ड स्वैपिंग फ्रॉड, यानी कि कार्ड एक्सचेंज फ्रॉड, जैसे अदला बदली कार्ड की फ्रॉस्टर कर लेते हैं, ठीक है, एटीएम रूम में। एनी डेस्क या क्विक सपोर्ट का जो स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, जो रिमोट एक्सेसिंग ऐप होते हैं। डिजिटल अरेस्ट का जो फ्रॉड हो, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम, जिसे ट्रेडिंग स्कैम भी कहा जाता है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम भी कहा जाता है। गूगल सर्च स्कैम या कोई भी सर्च इंजन स्कैम, और लॉटरी फ्रॉड, केवाईसी फ्रॉड। केवाईसी फ्रॉड से तो आप लोग परिचित ही होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है डॉट एपीके फाइल स्कैम। डॉट एपीके फाइल का जो शिकार हैं हमारे बहुत सारे बैंकर्स और हमारे बहुत सारे बीसी एजेंट्स भी इसके हो चुके हैं। तो ये हमें देखने वाली बात है कि डॉट एपीके फ्रॉड से कैसे बचा जाए, इसकी सारी जानकारी अभी आपको मिलेगी। हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग क्या है? फिशिंग एक टेक्निक होती है जो आपके पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को फ्रॉडस्टर किसी लिंक के माध्यम से आपसे ले लेता है। ठीक है, जिसमें कार्ड नंबर, सीवीवी, इंटरनेट बैंकिंग की आईडी, पासवर्ड, कुछ भी हो सकता है, ओटीपी भी हो सकता है, आधार नंबर भी हो सकता है, पैन नंबर भी हो सकता है। यानी कोई भी आपकी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि हमें किसी वेबसाइट यानी कि फोर्ज वेबसाइट, फेक वेबसाइट के माध्यम से या फेक लिंक के माध्यम से फ्रॉडस्टर डिमांड करता है, तो वो फिशिंग कहलाती है। फिशिंग ऐसे ही है जैसे मछली पकड़ते हैं, तो मछली पकड़ने के लिए चारा लगाते हैं, तो मछली जो खाने के चक्कर में फंस जाती है, सेम वैसे ही
फिशिंग भी है, ठीक है। कि अगर कोई इस टाइप से आता है कि भाई आपने लॉटरी जीती है, या आपका ये बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, या आपका सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा, नहीं ये जल्दी से आप अपनी ये सारी डिटेल दीजिए, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है ना कि इसमें मांग रहा है एटीएम कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब मांग रहा है, फर्स्ट नेम, ये सब मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीजें। और आपने देखा होगा कि किसी न किसी बैंक के नाम से, यानी कि वो जो मेल आती है वो सारी की सारी फेक मेल होती है, नकली मेल होती है, ठीक है। फिशिंग में कोई भी जेन्युइन सोर्सेस से प्राप्त मेल नहीं होती है। उस लगेगा आपको जैसे पीएनबी है तो लगेगा आपको कि पीएनबी से मेल भेजेगी, लेकिन एक्चुअल में वो पीएनबी की नहीं होती है, ठीक है। वो मास्क करके भेजी जाती है। तो क्योंकि सब लोग इतने जो है टेक सेवी नहीं होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, जाहिर सी बात है नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो ऊपर ही से एक एक कवर करके, ठीक है, एक कैप्चर करके इस टाइप से आता है कि ताकि लोग समझे कि ये जेन्युइन सोर्स से आ रही है और अपनी इंफॉर्मेशन दे दें। अब प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या है? देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बता दें कि अगर एचटीटीपी से मेल आया हो, या एचटीटीपीएस से मेल आया हो, या एचटीटीपी की वेबसाइट हो, या एचटीटीपीएस की वेबसाइट हो, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि अगर एचटीटीपी से शुरू है तो वो सिक्योर नहीं है, और एचटीटीपीएस से अगर शुरू है तो वो सिक्योर है। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। अगर आपकी पर्सनल, फाइनेंशियल या सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी भी लिंक के या किसी भी वेबसाइट के माध्यम से मांगी जा रही है, ठीक है, चाहे एचटीटीपी लगा हो या एचटीटीपीएस लगा हो, तो वो समझ जाइए कि वो फिशिंग मेल है, ठीक है। एचटीटीपी एचटीटीपीएस का वहां कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी लिंक में ऐसा अगर मांगा जा रहा हो, कोई भी अगर डिमांड कर रहा हो, किसी की भी फोटो लगी हो, मान लो व्हाट्सएप के थ्रू अगर भेज रहा है, या ईमेल के थ्रू भेज रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हो, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो फेक है, वो जेन्युइन नहीं है। प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले है कि अपना जो है ऑनलाइन डिटेल कभी भी किसी लिंक के माध्यम से शेयर ना करें, ठीक है। कोई भी लिंक से अगर आता है कि आप अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी, ओटीपी, यूपीआई पिन, आधार नंबर, पैन नंबर, अगर कुछ भी ऐसा मांग रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए, ठीक है। वो सारे के सारे फेक है। बैंक इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मांगता है, ना बैंक मांगता है, ना पुलिस अधिकारी मांगते हैं, ना इनकम टैक्स मांगते हैं, ना ईडी, सीबीआई, ना रिजर्व बैंक, कोई नहीं मांगता है, ठीक है। और डोंट ओपन सस्पिशियस या अनसॉलिसिटेड मेल्स। कोई भी अगर सस्पिशियस मेल है, या इस प्रकार आपको पता नहीं है कि अननोन मेल है, कोई अटैचमेंट आया है, तो आपको उसे ओपन नहीं करना है। अदरवाइज आपने जैसे ही अटैचमेंट पर क्लिक किया और डाउनलोड हो गया, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका मोबाइल फोन हैक हो सकता है, आपकी सारी जानकारी चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। पता जब चलेगा जब आपका सारा अकाउंट खाली हो जाएगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, उसके बाद में ही पता चलेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी है, ठीक है। या किसी की भी मेल आए, चाहे किसी लड़के के नाम से, किसी लड़की के नाम से, चाहे कोई भी फोटो लगी हो, आप इसके झांसे में मत आइएगा, ठीक है। ये सीरियस कंसर्न है कि लोग देखते हैं कि यहाँ से आया, वहां से आया, जरा ट्राई मारते हैं कि क्या है, ठीक है। वो आपको ट्राई नहीं मारना है, उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। रिपोर्ट है, स्पैम कर दीजिए उसको। और अब उस ईमेल में अगर कोई नंबर दिया हो कि इस पर कॉल कर सकते हैं आप, तो उसको कॉल भी नहीं करना है आप, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कॉल किया तो वो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से आपसे आपकी सारी इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल और सीक्रेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो निकलवा लेगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए आपको बात ही नहीं करनी है, ठीक है। आप एक बार बात करेंगे तो आप यकीन करने लगेंगे फ्रस्टर के बातों का, ठीक है। तो ये कोई भी डिटेल आपको शेयर नहीं करनी है। ये तो आपको पता चल गया फिशिंग में। ऐसे ही विशिंग, व्हाट इज विशिंग, क्या होती है? फिशिंग का ही एक रूप है जो वॉइस के थ्रू होता है, कॉल के थ्रू, वॉइस प्लस फिशिंग, ठीक है। इसमें साइबर अपराधी आपको कॉल करता है, मतलब मोस्ट ऑफ द साइबर फ्रॉड विशिंग के थ्रू ही हो रहे हैं, आपको ही पता है। इसमें साइबर अपराधी आपको कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद बताएगा कि हम बैंक से बोल रहे हैं, या किसी एजेंसी से बोल रहे हैं, या किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से बोल रहे हैं कि आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा, या बैंक से बोल रहे हैं कि आपका केवाईसी ब्लॉक हो जाएगा, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आप ये इन्फॉर्मेशन बताइए, अदरवाइज आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, उस कार्ड के थ्रू या उस अकाउंट के थ्रू। तो ये चीज है।
तो इसे ही विशिंग बोलते हैं। कभी भी प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या है, कभी भी कहीं से भी इस टाइप का फोन आए, अगर ये भी पूछता है कि अपना पैन नंबर बताइए, आधार नंबर, हम बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या पीएम योजना का लाभ मिलेगा, या पीएम आरोग्य योजना, पीएम आवास योजना, ठीक है, या बैंक से बोल रहे हैं या इनकम टैक्स से बोल रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हमने आपको बताया, ये कोई इस प्रकार की डिटेल नहीं मांगते हैं फोन के माध्यम से, ना लिंक के माध्यम से, ठीक है। तो ये आप सावधानी आपको बरतनी होगी। तो कोई भी अपना पर्सनल या फाइनेंशियल डेटा आपको शेयर नहीं करना है। मान लीजिए कि आपने अपना आधार नंबर से फिर ये फॉरवर्ड कर दिया उनको, ठीक है, शेयर कर दिया, और पैन नंबर शेयर कर दिया, ओटीपी शेयर कर दिया, तो वो क्या करेंगे कि आपका वो तो आधार कार्ड भी आपका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उसका मिसयूज कर लेंगे, ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। इसलिए ऐसे ये नहीं है कि जहां भी मर्जी आप आधार देते चलें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएं, अगर आपसे आधार की डिमांड की जाती है कहीं किसी भी काम के लिए, तो आप आधार की वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट होती है वो .gov.in लास्ट में लिखा होता है, या फिर .nic.in, ठीक है। जब आप आधार डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक होता है मास्क्ड आधार, यानी कि जो आधार का नंबर है 12 डिजिट का आपका, वो मास्क्ड रहेगा। शुरू का 8 डिजिट ढका हुआ होगा, मास्क्ड फॉर्म में रहेगा, कोई देख नहीं पाएगा, वो पूरा वैलिड है। आप उसको दीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिमांड की जाती है, ठीक है, कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है। तो ये ध्यान रखिए, है ना। आप अपना जो कंप्लीट आधार नंबर दे रखा है वो अपने पास रखिए, लेकिन आप कहीं भी देने के लिए उसका यूज कीजिए बेधड़क। अपना भी, जैसे मान लीजिए कि बच्चों का एडमिशन कराना होता है तो आधार नंबर कंपलसरी होता है, तो उनको भी मास्क्ड आधार ही, उनका भी मास्क्ड आधार निकाल के दीजिए, ठीक है। अदरवाइज मिस यूज होता है। मान लीजिए आपने कहीं फोटोकॉपी कराया, वहां उसने 2 की जगह 4 कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और कभी भी मान लीजिए कि कहीं से कॉल आई इस टाइप की कि हम बैंक से बोल रहे हैं ये है और आपका ब्लॉक होने वाला है अकाउंट, ठीक है, ये डिटेल आप दीजिए, और कट जाती है कॉल, तो गलती से आप दोबारा उसको मिलाइए नहीं उधर, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप अपने बैंक में आकर के संपर्क कीजिए, या फिर बैंक के जो टोल फ्री नंबर हैं, मान लीजिए कोई हॉलीडे है तो बैंक के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 24x7 खुला होता है। और वो टोल फ्री नंबर आप बैंक के जो कॉर्पोरेट वेबसाइट से आपको वहां मिल जाएगा, या आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के पीछे भी लिखा होता है, आपके पासबुक पर भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये नहीं कि आप बैंक का टोल फ्री नंबर ढूंढने के चक्कर में एक और फ्रॉड का शिकार हो जाए, ठीक है। अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब आ जाइए स्मिशिंग। स्मिशिंग क्या होती है, यानी एसएमएस प्लस फिशिंग, यानी कि फिशिंग का ये एक फॉर्म है जो एसएमएस के थ्रू कमिट किया जाता है। तो एसएमएस जो होता है, देखा होगा कि आपके मोबाइल पे आए दिन एसएमएस आते रहते हैं। कभी आता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी रात के 9 बजे कट जाएगी, आपने ये बिल जमा नहीं किया है, या आपका बिल अपडेटेड नहीं है सिस्टम में, ठीक है, या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, उसमें लिंक दिया होता है, कभी कभी उसमें मोबाइल नंबर भी दिया होता है कॉल करने के लिए, या आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, या आपका जो सिम है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करके उसको अपडेट कीजिए पर कॉल कीजिए। तो वो सारे के सारे फर्जी हैं, बस एक बात का ध्यान रखिए, ठीक है। आपको वहां कोई कॉल नहीं करना है, आपको किसी को फॉरवर्ड भी नहीं करना है गलती से, ठीक है। अदरवाइज आप तो शिकार हुए ही या नहीं हुए, लेकिन दूसरा जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे फ्रॉड है, फेक मैसेजेज हैं, उस पर आपको क्लिक भी नहीं करना है। और आपको उसकी स्क्रीनशॉट, अगर फेक मैसेज है आप उसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे आया या मैसेज के थ्रू, एसएमएस के थ्रू आया है, और आप उसको आगे रिपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, हम बता दें कि जो सस्पिशियस मैसेजेज आते हैं आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। चक्षु पोर्टल है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चक्षु पोर्टल, संचार साथी .gov.in, आगे हम दिखाएंगे उसकी वेबसाइट, हमने स्क्रीनशॉट रखा है। तो आप वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप cybercrime.gov.in पर भी
सस्पेक्टेड जो कम्युनिकेशन है वहां भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सस्पेक्टेड फ्रॉड ही है ये। ठीक, लोगों को भेज रहा है तो कोई ना कोई तो इसका शिकार होगा ही। तो cybercrime.gov.in पोर्टल पर भी आप इसको भेज सकते हैं। सस्पेक्ट डेटा ऑप्शन होता है, वह रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सारे के सारे हम लास्ट में आपको दिखाएंगे। तो ये हो गया आइस मिसिंग से कैसे बचें। जो भी नंबर है उसमें आपको कॉल नहीं करना है, ये पहले भी बता चुके हैं। कुछ भी हो उस लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है कि चलो टेस्ट करते हैं कि कौन सा पेज ओपन हो रहा है। ये गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपका आईपी एड्रेस तो वहां फ्रस्टर के पास चला जाएगा। उस मलिशियस लिंक पर, वो फेक लिंक पर, ये फ्रॉडुलेंट लिंक पर बहुत सारे मालवेयर होते हैं, जो बेकार वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मालवेयर होते हैं, वो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में या सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे और आपकी गोपनीय जानकारी शेयर करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपका इससे व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है, आपका फेसबुक भी हैक हो सकता है सोशल मीडिया के अकाउंट भी हैक हो सकते हैं। ठीक है, और आपका इससे जो है ना वो आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम अभी बता देंगे कैसे। ठीक है, जब हम एपीके फाइल अभी बताएंगे, एपीके फाइल के बारे में, तो उसमें बताएंगे। अब आते हैं कार्ड स्वैपिंग। कार्ड स्वैपिंग यानी कार्ड एक्सचेंज करना, अदला बदली। जैसे कोई व्यक्ति एटीएम पर पैसे निकालने गया, वहां पहले से कोई व्यक्ति है या बाद में आया, होता है ना कि आप उसमें स्वाइप करने के लिए करते हैं तो कभी बोलता है कि प्लीज री इंसर्ट, होता है ऐसे। अगर कायदे से हम नहीं करते हैं या कोई ऐसी फॉल्ट होती है तो आता है। तो आपका कार्ड वो अपने पॉकेट में रख लेगा और अपने हाथ वाला कार्ड लगा देगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपको से कहेगा पिन इंटर कीजिए, आप पिन इंटर करेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो पिन देख लेगा। जब वो पिन देख लेगा उसके बाद वो बोलेगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है लग रहा मशीन में, वो चला जाएगा आपका कार्ड लेके। अब पिन नंबर तो वो नोट ही कर लिया, जा करके किसी दूसरे एटीएम पे दूर जा करके वो आपके जितने भी लिमिट है ना, अगर आपके बैलेंस है वो निकाल लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब आपका रुपया निकाल लेगा तब। तो इसलिए किसी स्ट्रेंजर को आपको कार्ड देना ही नहीं है, ये जान लीजिए। ठीक है, किसी स्ट्रेंजर अजनबी की हेल्प आपको नहीं लेनी है। और ऑलवेज शील्ड योर कीपैड व्हाइल एंटरिंग पिन, यानी कि जब आप पिन इंटर करते हैं एटीएम का तो कीपैड ऐसे हाथ से ढक लीजिए ताकि कोई अगल बगल खड़ा हो तो दिखे ना उसको। ठीक है, इस टाइप से ये तो ऐसे नोट कर लेता है फ्रस्टर। ठीक है, ये जो नोट कर रहा है उसे इसे बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग। और ये जो कि जब पिन इंटर कर रहे हैं तो शील्ड कर रहे हैं यानी ढक ले रहे हैं हाथ से ताकि अगल बगल वाला देख ना पाए। ठीक है, चाहे वो कोई कैमरा भी लगा के देख सकता है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो आप अगर शील्ड करके करेंगे तो आपका पिन कोई देख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ये आपको भी ध्यान रखनी है और आप अपने घर वालों को भी बताएंगे क्योंकि वो भी जाते होंगे एटीएम में पैसा निकालने। और ये बात आप अपने ग्राहकों को, जो कस्टमर्स हैं जो आपके यहाँ आते हैं गांव के, तो उनको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि वो भी बेचारे इस साइबर सुरक्षा जो अवेयरनेस है उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो उनको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं मोडस ऑपरेंडी ऑफ साइबर क्राइम, मतलब साइबर अपराध करने का जो तरीका है कौन कौन सा होता है, इसकी हम चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। इसमें वन मिनट प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए। क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, बताइए। ठीक है, वो भिजवा देना। ऑनलाइन केवाईसी फ्रॉड, इसमें क्या करते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स होता है या फ्रॉडस्टर होता है, ये ऐसा नहीं है कि आपका नंबर हमारा नंबर इनको पता है, नाम नंबर इनको पता नहीं होता है। ठीक है, ये ये मतलब एक अटेंडम ये एक नंबर पर कॉल करना चालू कर देते हैं, उसके आगे जैसे मान लीजिए 941558 सो नंबर, आगे 123, जैसे लास्ट में अगर किसी का 326 है
तो 327 328 ना, ऐसे अपना लाइन से लगाएंगे, कोई न कोई तो फंसेगा, ठीक है। तो ऐसे मैसेज भी भेजते हैं, और आप कहेंगे कि नाम कैसे होता है ना, कभी कॉल आती है तो बोलते हैं मिस्टर ये हम बैंक से बोल रहे हैं, तो नाम तो आपको पता ही है अच्छे से कि ट्रू कॉलर में तो सबका नाम दिखने लगता है, ठीक है। तो नाम जान जाते हैं, तो आपको लगता है यार ये तो हमें जानता है, ठीक है, ये बैंक से ही बोल रहा है, ठीक। और बहुत सारे केस में आपका वो बैलेंस भी बता देते हैं। तो क्यों बैलेंस बताते हैं, आपने कभी सोचा है? अननेसेसरी ऐप जो आप इंस्टॉल करते हैं ना, किसी ने बता दिया ये इंस्टॉल कर लो, वो इंस्टॉल कर लो, ऐसे इंस्टॉल नहीं किया जाता है। ये सारी आपकी जानकारी चुराते हैं, वही फिर फ्रॉडस्टर कॉल करते हैं आप, ठीक है। ये कैसे आपका जो नाम है हटाया जाए ट्रू कॉलर से, उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। कि कोई भी आपका नंबर अगर डायल करेगा तो आपका नाम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको ऑनलाइन करके दिखाएंगे, ठीक है, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। तो ऑनलाइन केवाईसी फ्रॉड में यही होता है कि बहुत सारे ऐसे नंबर पर, एक सीरीज ऑफ नंबर्स पर वो मैसेज भेजते हैं, कॉल भी करते हैं, ठीक है। और उसमें किसी में तो मोबाइल नंबर भी भेजा होता है जो एसएमएस करते हैं, किसी में लिंक दिया होता है, ठीक है, किसी में गूगल फॉर्म का लिंक दिया होता है, किसी में कोई लिंक दिया होता है, अलग अलग वेबसाइट का लिंक दिया होता है। जैसे नहीं, गूगल फॉर्म तो फीडबैक के लिए भी होता है, गूगल HTTPS से शुरू होता है, तो वो सारे सब कुछ सही है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो वो फ्रॉड होता है, फेक होता है वो URL, ठीक है। तो आपको वो सारी चीजें नहीं देनी है, समझ जाए कि फर्जी है। अब केवाईसी फ्रॉड में हम आपको बताएं कि जैसे कभी कभी होता है कि आपने कुछ नहीं बताया। अभी एक बात है कि आपको कॉल किया कि आपका जो है ये बैंक अकाउंट अभी ब्लॉक होने वाला है, आपका ATM ब्लॉक होने वाला है, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है, या आपका सिम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, और अभी आपको इसको अपडेट करना है, अदरवाइज आपका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपराधी विभिन्न प्रकार से, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑपरेंडी यूज करता है आपको ठगने के लिए। कभी आपको कोई लिंक भेज देगा कि ऐप इंस्टॉल कीजिए, कभी क्या होगा कि एक कोई वेबसाइट का लिंक दे देगा या गूगल फॉर्म का लिंक दे देगा कि आप ये डिटेल भर के दीजिए, ठीक है। कभी आपसे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV पूछेगा, और इस प्रकार पूछेगा सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके कि आपको डाउट नहीं होता है, ठीक है। आप जब ये बता देते हैं, जब आप ये बता देते हैं, वो तुरंत पूछता है कि एक OTP आया होगा, सर OTP बता दीजिए, आपका अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप OTP बताते हैं, तो जो भी आपकी लिमिट होती है, ठीक है, वो फीड करता है सिस्टम में, यानी कि आपका डेबिट कार्ड का यूज करके वो ट्रांजेक्शन करता है। जैसे मान लीजिए क्लासिक कार्ड है तो 60,000 होती है उसकी ई-कॉम ट्रांजेक्शन, ठीक है। और अगर प्लेटिनम है तो 1.25 लाख रुपए है। तो ऐसे मतलब वो करता है, मान लीजिए कि आपके खाते में 80,000 रुपीज है, अब 60 से ज्यादा तो ले नहीं पाएगा, तो सीधे 60 या 50 हिसाब से करता है। मान लीजिए कि आपके खाते में 40 है, अब 50 उसने फीड किया, OTP आया, तो लगेगा कि उससे ये बैलेंस नहीं है, तो बोलेगा कि सर वो नंबर जो आपने बताया है वो बेकार हो गया, ठीक है, हम दोबारा भेजेंगे OTP आपको, बताइए, ठीक है। वो कम अमाउंट का करके ऐसे करता है। तो ये तो हो गया आपका। और एनी डेस्क सपोर्ट फ्रॉड, यही फास्टर आपको एनी डेस्क क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर क्विक सपोर्ट होता है, जो रिमोट एक्सेसिंग ऐप होते हैं, इनका लिंक भेजता है, या कभी जरूरी नहीं कि लिंक ही भेजे, वो आपको कॉल करके ना डाउनलोड भी करवा लेता है, ठीक है, डाउनलोड भी करवा लेता है। अब इसने ना अगर भेजा होगा कोई आपको SMS के थ्रू लिंक, तो आप वहां से भी ये ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। भेजेगा SMS पे, लिंक पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आपने उस लिंक पर क्लिक किया, ठीक है, या कोई गूगल फॉर्म भेजा कि ये चीज है, आप फेक KYC के लिए अगर भेज रहा है, तो आपने उस गूगल फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर जैसे फीड किया, साधारण चीजें में आएगा कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, पैन नंबर, आधार नंबर दीजिए। जैसे आपने सबमिट किया, वैसे फ्रॉडस्टर को चला गया कि भाई इस मोबाइल नंबर ने रिस्पॉन्ड कर दिया, तो अब उस मोबाइल नंबर पर तुरंत कॉल आएगा कि सर आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई, अब एक लिंक भेजे हैं, आप उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए, ऑनलाइन आपको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। आपकी ऑनलाइन KYC हो जाएगी, आपका जो है ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। या ऑनलाइन आपका बिजली का जो बिल है वो अपडेट हो जाएगा इस प्रकार से। तो जैसे ही कोई व्यक्ति एनीडेस्क या क्विक सपोर्ट इंस्टॉल करता है अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, तो सिर्फ इंस्टॉल करने से हैक नहीं हो जाता मोबाइल या लैपटॉप। फ्रस्टर बोलता है कि 9 डिजिट का एक कोड दिख रहा होगा सर, वो बताइए। जैसे ही आप उस 9 डिजिट का कोड बताते हैं फ्रस्टर को, वैसे ही आपका जो मोबाइल या लैपटॉप है उसका कंट्रोल फ्रस्टर के हाथ में चला जाता है। अब वो सब कुछ देख सकता है जो आप देख कर सकते हैं उस मोबाइल या लैपटॉप, ठीक है। तो आपका ओटीपी भी देख सकता है। आपसे इंफॉर्मेशन तो गूगल फॉर्म के थ्रू ले लिया, कार्ड नंबर, एक्सपायरी और ये सारी चीजें। या कभी कभी होता है ना कि 10 रुपए या 1 रुपी चार्ज है, आदमी सोचता है कि 10 रुपया 1 रुपया क्या है, और फ्रस्टर के द्वारा भेजेगा लिंक पर क्लिक करके, उसमें कार्ड नंबर एक्सपायरी है, उसमें 1 रुपया 2 रुपया लिखा ही होता है, 10 रुपया लिखा ही होता है। बस वो जैसे वो करके और आगे ओटीपी होता है, तो जैसे वो इंफॉर्मेशन भरता है ना फ्रस्टर, वहां हाथों हाथ वो उसको दिखता है, वहां पे नोट करके वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर देता है। फिर कॉल आता है या कॉल भी नहीं आता है तो ओटीपी आप पे तो आएगा, आप सोचेंगे हम 10 रुपए का करना है, वही ओटीपी होगा। आप ओटीपी उस बॉक्स में भरते हैं, फीड करते हैं, वो अपराधी को दिखता है, वही ओटीपी चाहिए उससे, बस वो ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब डिफरेंट टाइप के मोड्स ऑपरेंडी हैं। तो इससे बचने का यही तरीका है कि कभी भी आप किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। और कोई भी ऐसे एनीडेस्क सपोर्ट टाइप का कोई ऐप है ना, ऑनलाइन कोई ऑनलाइन इस टाइप का वो नहीं होता है सपोर्ट, ठीक है। वो सारे अपराधी करवाते हैं, ऑनलाइन इस टाइप का कोई सपोर्ट नहीं देता कि ये ऐप वो ऐप इंस्टॉल करिए। आप उसके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, अदरवाइज आपका खाता खाली हो जाएगा, ठीक है। यूपीआई का फ्रॉड, यूपीआई 24/7 चलता है, सबको पता है। 1 अकाउंट टू अनदर अकाउंट फंड ट्रांसफर करने की लिमिट 1 लाख रुपये है, मतलब 1 लाख रुपया है। अगर आपको इंश्योरेंस वगैरह पे करना है तो 2 लाख रुपए, अगर आपको आईपीओ वगैरह में पैसा लगाना है तो 5 लाख रुपए है पर डे पर अकाउंट, ठीक है। तो इसमें भी जो है फ्रस्टर क्या करते हैं कि कभी क्यूआर कोड के नाम पर ठगी करते हैं। क्यूआर कोड भेज देंगे, लिखेंगे कि इसमें आपकी, लिख देंगे ना कि बोनस या लॉटरी या 500 का बोनस, ठीक है, लिख देंगे, या 1000 का बोनस, जैसे होता है ना, हम लोग यूज करते हैं तो कुछ रिटर्न बैक आता है, 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, अलग अलग कंपनीज के जो यूपीआई देते हैं। तो आदमी बस लालच में, जैसे ही लालच में फंसता है कि भाई ये तो हमें दे रहा है 5000 बोनस, क्लिक करता है। उसका ना उस समय उसका दिमाग काम नहीं करता, जैसे क्लिक करता है, क्लिक करके ना यूपीआई का ट्रांजेक्शन फीड कर देता है उसमें, और पैसा निकल जाता है। अब वो सोचता है बाद में कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है। फिर अपराधी इतना शातिर, वो बोलता है कि सर ये आपको फेल हो गया, दोबारा भेजता है, दोबारा करिए। आप सोचते हैं कि मिल तो रहा है हमें 5000, जैसे दोबारा करते हैं फिर 5000 निकल जाता है। मतलब जब आपसे 3-4 बार 5 बार ना, जब आप ऐसे लालच में करते जाएंगे तो आपका पैसा निकल जाएगा। फिर बाद में आपको लगेगा अरे ये क्या हुआ, जब मैसेज देखेंगे तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि पिन इंटर करते समय हमेशा खाते से रुपया निकलता है, ठीक है। रुपया प्राप्त करने के लिए किसी भी पिन की जरूरत नहीं होती, ना किसी भी यूपीआई का क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती रुपया अपने खाते में प्राप्त करने के लिए। अगर हमने क्यूआर कोड स्कैन किया, पिन नंबर डाला उसमें, तो आपके खाते से रुपया चला जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए कि हमें पिन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आइए, आप कभी कभी तो इस प्रकार की कॉल आ जाती है कि गलती से हमने आपके खाते में पैसा भेज दिया है, गलती से, वो हमें लौटा दीजिए। और वो मैसेज भी भेजता है स्क्रीनशॉट आपको। जब स्क्रीनशॉट वो भेजेगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल सही भेज रहा। हाँ, अब आप देखेंगे ना, उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, बस उसको आंख बंद करके ना 2000 5000 भेज देंगे, ठीक है। फिर भी वो बोलता है कि ये अभी आया नहीं, हमारे पास फेल हो गया। और यानी कि आपको ऐसे, मतलब एमबीबीएस पढ़ने वाले लड़के, डॉक्टर, बैंकर, इंजीनियर, मतलब बहुत सारे लोग इसके ऐसे शिकार हो गए हैं, ठीक है। वो जेन्युइनिटी वेरीफाई नहीं करते हैं, तुरंत वो 4 बार फोन किया, परेशान किया, बस दे देते हैं। अगर गलती से, ऐसे तो आपको देना नहीं है, ठीक है, वो सारे फर्जी होते हैं। मान लीजिए गलती से आपके अकाउंट में 10,000 या 1 लाख रुपए आ गए, कोई कह रहा है कि हमें लौटा दीजिए, सब कुछ सबूत भेज रहा है, आपने अपनी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग चेक कर ली कि सच में आया है, तो भी आपको लौटाना नहीं है। आपको क्या करना है,
अदरवाइज अगर ना आपने लौटा दिया तो समस्या हो जाएगी आपके साथ, ये ध्यान रखिए। आपको अपने बैंक में जाना है, ठीक है, आप बैंक में जाकर के एक एप्लीकेशन लिखिए कि ये जो रुपया आया है हम नहीं जानते ये कहाँ से आया है, कृपया इसको ब्लॉक कर दीजिए इस रुपए को, ठीक है, और जिसका है उसको लौटा दीजिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक। नहीं तो अगर उस रुपए को आपने खर्च कर लिया तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो लगेगा कि भाई यहाँ ये यूज कर रहे हैं इस रुपए का, है ना, आपका पूरा खाता फ्रीज कर देगी, आप कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बीसी एजेंट्स के खाते ऐसे सीज हुए हैं, बेचारे परेशान हैं, ठीक है, डेली डेली सीज होते हैं हजारों लोगों के खाते। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि भाई हमारे पास बैंक खाता नहीं है, आप अपना खाता दे दीजिए उसमें पैसे मंगाएंगे। तो आप ये जान लीजिए कि ये काम नहीं करना है, चाहे आपका ना पड़ोसी ही क्यों ना हो। मान लीजिए आपका पड़ोसी है, उसे नहीं पता, वो इनोसेंट है, उसका बच्चा बाहर कमा रहा है, आपको क्या पता कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ से फंड ला रहा है, ठीक है। आपने अगर उसको अपना अकाउंट नंबर दिया, कल को पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, आप फंस जाएंगे बुरी तरह से। इसलिए किसी को भी अपना अकाउंट नंबर ना दीजिए, ना उसमें पैसे लाने के लिए, चाहे कितना भी आपका खास हो, आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, ठीक है, आपका कितना भी क्लोज रिश्तेदार हो, आपको नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों ने अपने साला, मतलब जो सिस्टर का भाई होता है, उसको अपना चेकबुक दे दी, अकाउंट नंबर दे दिया कि फंड आना है करंट अकाउंट में, पता चला कि वो तो लाखों रुपए आ गए साइबर क्रिमिनल्स के, और साइबर क्रिमिनल्स तो भाग गए, वो तो पकड़ में आए नहीं उस समय, बेचारा यही अरेस्ट हो गया, जेल की हवा खा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ना किसी को आप चेकबुक देंगे, ना किसी को आप अकाउंट नंबर देंगे, चाहे कोई कितना भी कहे, आप बोले कि आप खुलवा लीजिए, अब तो तुरंत अकाउंट खुल जाता है, ठीक है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। अब ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जो है ये होता क्या है, कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर होगा, ये सारी चीजें, और इंस्टाग्राम हो गया, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो क्या करते हैं कि आपको बहुत सारे जो है उसमें ऐड देते हैं, और ऐड इस प्रकार से देते हैं कि आप उसके जाल में आ जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि आप जो है 4 गुना पैसा कमाएं, ठीक है, 2 गुना पैसा कमाएं, इस ग्रुप में शामिल होइए, ठीक। तो ये ध्यान रखिए वो सारे के सारे फर्जी हैं, इतनी आसानी से कहीं भी रुपया नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, व्हाट्सएप या जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें शामिल हो जाते हैं, और उसमें बाकायदे जो फ्रॉस्टर का गैंग है वो आपको ट्रेनिंग भी देगा ऑनलाइन, कई जगह से फोन आएंगे, आपको ऑनलाइन जो है यूट्यूब के माध्यम से भी ट्रेनिंग देंगे, आपको लगेगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है ना, हमारी क्लास चल रही है, पूरे हफ्ते दिन तक क्लास भी चलेगी अच्छे से। और जो जाने माने एक्सपर्ट्स हैं इसके, उसकी जो है ना जो वीडियो भी उसमें शेयर करते हैं, वो एआई के माध्यम से जनरेट करके, यानी डीप फेक का उपयोग करके जनरेट करते हैं, होती है वो बिल्कुल फर्जी फेक होती है, फ्रॉडुलेंट होती है, वो इसलिए बेचते हैं कि ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो टीवी पर भी आता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपको सावधान रहना है। तो जब ना कोई व्यक्ति ऐसे, जब 1 हफ्ता 10 दिन हो गया ट्रेनिंग खत्म, फिर उनको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताया जाता है कि आप 5,000 पहले करिए, उनसे बोला जाता है कि ज्यादा रकम आप इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको ट्रस्ट में ले रहा है ना वो अपराधी, ताकि आपको लगे कि ये तो हमारा हितैषी है, ठीक। तो आप भी सोचते हैं बड़ा अच्छा बता रहा है, ये कह रहा है कि ज्यादा रकम नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए, अगर ये फ्रॉड करना होता तो एक ही बार में 50,000 करवा देता, हमारा 20,000 करवा देता। तो जब ज्यादा अमाउंट का फ्रॉड करना होता है तो धीरे धीरे लोगों को जाल में फंसाना। तो अपराधी क्या करता है कि पहले आप करिए 5,000 से, फिर दिखाता है फिर कि देखिए आपने इन्वेस्ट किया 10,000 हो गया, आपको भी बड़ा अच्छा। आप क्या किया, आप 10,000 करिए, 10,000 किया, देखा 30,000 हो गया, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है,
मतलब दूसरे दिन बढ़ गया या शाम तक बढ़ गया, और फिर अपराधी का फोन आएगा कि आप इसको निकालिए, आपने 30,000 हुआ है, तो आप एक काम करिए, आप निकालिए कुछ रुपए, 10,000 20,000 निकाल लीजिए, अपने खाते में डाल लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। फिर जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने खाते में वापस ले लेता है, वो पैसा आ भी जाता है उसको, और जो ट्रस्ट है वो, उसका कॉन्फिडेंस है और बढ़ जाता है। अब अपराधी कहता है कि अब ठीक है, अब आप जो है 20,000 25,000 से करिए, फिर 25 का 50 हुआ, उसमें भी जब और कहता है कि 50 करिए और आगे, फिर ठीक है निकाल लीजिए थोड़ा, तो आदमी 20 या 20,000 25,000 निकाल भी लेता है। फिर ऐसे धीरे धीरे जैसा उसकी मतलब इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, तो फिर अपराधियों का आता है कि भैया आप जो है डिफरेंट डिफरेंट साइबर क्रिमिनल्स कॉल करते हैं कि आपका बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, आप इतना इन्वेस्ट कीजिए। जब जैसे आपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे इन्वेस्ट किया, फिर उसमें दिखेगा बढ़ रहा है, फिर बोलेगा आप 5 लाख करिए, 10 लाख करिए। हम आपको बता दें लोगों के करोड़ों करोड़ रुपए ऐसे चले गए। हमारे बैंक में ही ये एक हमारे पास कोलकाता से फोन आया था, नहीं मिदनापुर से फोन आया था 5-6 महीने पहले, 20 लाख रुपए चले गए एक सीएसए के क्लरिकल कैडर में, 20 लाख रुपए चले गए ऐसे ही, इसी फेक ग्रुप में ऐड करा करके वो फेक मोबाइल ऐप, फेक इन्वेस्टमेंट ऐप इंस्टॉल करवाते हैं। या कोई जरूरी नहीं है कि वो फेक इन्वेस्टमेंट ऐप ही इंस्टॉल करवाएं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फिशिंग वेबसाइट यानी फेक वेबसाइट के माध्यम से भी आपको ठगते हैं। ठीक है, फेक वेबसाइट का लिंक दे करके उसमें भी सब कुछ दिखेगा, तो इस प्रकार से ठगते हैं। तो ये चीज है, तो इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है कभी भी गलती से भी, क्योंकि देखिए शॉर्टकट से कभी भी पैसे कमाए नहीं जा सकते हैं, इतना ध्यान रहिए, वो अपराध का ही रास्ता होता है। ठीक है, जो शॉर्टकट से पैसे कमाने का तरीका बतलाता है, या खुद आप फंस जाएंगे या खुद दूसरों को फंसा देंगे। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है? डिजिटल अरेस्ट स्कैम से सब लोग वाकिफ होंगे। जब हमारे पास जो है कॉल आती है, 1 मिनट हम बता रहे हैं, 1 मिनट, तो 1.8 भी थे ना, हाँ, तो घट बढ़ रहा है ना, हाँ ठीक। तो देखिए जब आप कॉल करते हैं तो उसमें भी बताता है साइबर अवेयरनेस के लिए कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है। कोई भी अगर सीबीआई का अधिकारी, पुलिस अधिकारी, इनकम टैक्स अधिकारी, ईडी का अधिकारी या कस्टम का अधिकारी या आरबीआई का अधिकारी बन के आपको कॉल करता है कि आपका जो आधार है, पासपोर्ट है या पैन है, आधार तो लगभग सबके पास होता है, ये मिसयूज हुआ है और इतने लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट है, आपको अगर व्हाट्सएप पे शेयर करता है, बताता है, फोन करता है, वीडियो कॉल करता है, तो आप जान लीजिए सारा का सारा फर्जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे वो फर्जी होते हैं, ऐसे पुलिस कभी नहीं कॉल करती है। ठीक है, पुलिस को वो खरनौगा आएगी, आपके घर से उठा ले जाएगी। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, फोन करके आपको नहीं बताएगी। ठीक है, तो सारे के सारे फर्जी हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी अगर कोई वीडियो कॉल वगैरह आती है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और आप रिपोर्ट कर दीजिए, cybercrime.gov.in पर आप रिपोर्ट कर दीजिए, और sancharsaathi.gov.in पर भी आप रिपोर्ट कर दीजिए। और अगर इस प्रकार की ईडी सीबीआई की है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं, लेकिन cybercrime.gov.in पे आपको करना ही करना है। ठीक है, वो साइबर पुलिस जो अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट कर लेगी। ठीक है, क्योंकि आपको ही नहीं कॉल किया होगा, वो सैकड़ों लोगों को कॉल किया होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से एनालिसिस करके अपना काम करती है पुलिस। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि वो वीडियो कॉल करते हैं, बोलते हैं कि कहीं नहीं जाना है, अगर आप जाएंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। या कभी कभी आता है कि आपका बच्चा जो है इस स्कैम में फंसा है, पुलिस से बोल रहे हैं, और तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। होता है ना कि आपका भाई बच्चा या अगर इस काम में लिप्त पाया गया तो लोग डर जाते हैं। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, आप सीधे cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके उसको काटिए, ब्लॉक कीजिए और नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी आप बताइए कि ये चीज है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस प्रकार से अपराधी ऐसा मतलब ऐसा रचते हैं ना चक्रव्यूह कि ताकि आपको लग जाए कि ये तो बड़ा अर्जेंट है और बिना इसके काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है।
अब आते हैं यूपीआई सेफ्टी। यूपीआई सेफ्टी अभी जैसे हम बताए थे कि अगर आपको फंड प्राप्त करना है किसी से तो किसी भी पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। यूपीआई पिन की जरूरत तभी पड़ती है जब आप किसी को पैसा दे रहे हो, यानी आपके खाते जब डेबिट होता है, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं या किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो उसमें आप पिन इंटर करते हैं तो आपके खाते से पैसा चला जाता है, आपके खाते में आता नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि चाहे एटीएम पिन हो चाहे यूपीआई पिन हो, कोई भी पिन इंटर करने के बाद आपके खाते से पैसा निकलता है, आपके खाते में कभी नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखें जब कोई इस प्रकार का मैसेज आए, और किसी को भी आपको शेयर नहीं करना है आपका यूपीआई पिन। अब कार्ड की सेफ्टी, ये पहले ही बता चुके हैं कि अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी, ओटीपी इत्यादि किसी से साझा ना करें गलती से भी, ठीक है। और आप PNB1 ऐप के माध्यम से भी आप ये अपने कार्ड की लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर ज्यादा अमाउंट का कैश विड्रॉल नहीं है तो आप 10,000, 20,000, 5,000 पर डे लिमिट आप सेट कर सकते हैं, और आपको ज्यादा अमाउंट निकालना है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं विद इन लिमिट, ठीक है। ऐसे ई काम का भी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या हमारे कॉल सेंटर के माध्यम टोल फ्री के नंबर से भी कर सकते हैं, ठीक है, या इंटरनेट बैंकिंग के भी माध्यम से कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग में क्या है कि कभी भी आप जो है अपना यूजर आईडी पासवर्ड किसी को शेयर ना करें, ठीक है। और पासवर्ड में रेगुलर इंटरवल पे आप इसको चेंज करते रहें, ताकि मान लीजिए कि कभी हो सकता है कि कोई गेस कर सकता है, और कभी आपको अपना मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, अपने घर का पिन कोड, ठीक है, अपना अपना नाम या अपने बच्चों का नाम कभी ये इन पासवर्ड में शामिल ना करें, ठीक है। ये आसानी से गेस हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन में आपको करना है ताकि मजबूत रहे। प्रिवेंटिव स्टेप्स ऑफ साइबर क्राइम, हम आपको प्रिवेंटिव स्टेप्स बीच बीच में बताते जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताएं कि म्यूल अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज म्यूल अकाउंट, और मनी म्यूल क्या होता है। तो मनी म्यूल क्या होता है? मनी म्यूल इज द पर्सन which account is used for illegal transaction by the criminals, ठीक है। यानी कि मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जिसके बैंक अकाउंट का प्रयोग अपराधी फंड को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। और म्यूल अकाउंट क्या होता है? म्यूल अकाउंट वही अकाउंट होता है जिसका यूज साइबर अपराधी फंड को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। और मनी म्यूल जो व्यक्ति होता है, नोइंगली अनोइंगली, अधिकतर तो क्या होता है कि अनजाने में उसे पता नहीं होता कि हमारा किस लिए यूज हो रहा है, ठीक है। वो अपनी डिटेल दे देता है, अपनी क्रेडेंशियल दे देता है, अपराधी को उसे पता नहीं होता, उसके एवज में, उसके बदले में उसको कुछ रुपए मिल जाते हैं। जैसे क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल्स कभी कभी रिक्रूटमेंट करते हैं लोगों की, और उनको बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट करने के बाद आप एक अकाउंट आप खुलवाइए, अकाउंट करके का आपका कार्ड वगैरह सब ले लेते हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब इशू कर लेते हैं, फास्टर का ही उसमें मोबाइल नंबर रहता है। आपको टास्क देते हैं कि आपके खाते में जितना पैसा ट्रांसफर होगा इतना % कमीशन मिलेगा, ठीक है। और आपको पता नहीं होता क्योंकि आप तो इनोसेंट है, आप तो सोच रहे हैं कि ये नौकरी का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए, कभी भी किसी को अपना अकाउंट नंबर या अपना कार्ड या अपना चेकबुक या अपना केवाईसी डिटेल किसी अननोन व्यक्ति को नहीं दीजिए, ठीक है। और अननोन पर्सन के ऐसे झांसे में भी नहीं आना है, ठीक है, कि आपका अकाउंट यूज हो रहा है, ठीक है। और आप कहीं मान लीजिए नौकरी पाने गए, वो बोला कि अकाउंट खुल रहा है, आप बैंक में जाके अकाउंट खुलवाइए, ठीक है, लेकिन अपनी कोई डिटेल किसी को मत दीजिए, ठीक है ना। और अपना ही मोबाइल नंबर उसमें फीड करवाइए। अगर ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी आपको हो रही है, जो आपके यहाँ कोई कस्टमर आता है कि इसके खाते में तो खूब पैसा आ रहा है लेकिन ये तो गरीब आदमी है, इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतना पैसा यूज कर सके, तो आपको तुरंत बैंक को रिपोर्ट करना है, बैंक को बताना है, ठीक है। बैंक उसकी री केवाईसी करेगा और उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है।
ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ बीसी, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एजेंट, आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। आप बिना आपके सहयोग के ये चीज रुक नहीं सकती। और डॉट एपीके फ्रॉड, देखिए अभी 5-6 महीने पहले, 7 महीने पहले खूब हमारे ढेर सारे बीसी साथी, हमारे बैंकर्स, बहुत सारे लोग इसके शिकार हुए। कभी बैंक अपडेट के नाम पर आया, कभी पीएम आवास योजना के नाम पर, कभी पीएम आरोग्य योजना के नाम पर, कभी मैरिज इनविटेशन के नाम पर आया डॉट एपीके फाइल। जिसने भी क्लिक किया उसका मोबाइल हैक हो गया, यानी उसका व्हाट्सएप भी हैक हो गया, ठीक है। तो जो हमारा ये एपीके फाइल है, कैसे आपको ठगता है, तो देखिए सबसे पहले जैसे ही आप डॉट एपीके फाइल पर क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आया, टेलीग्राम के माध्यम से आया, जैसे ही आप क्लिक करते हैं इंस्टॉल हो गया आपके मोबाइल में। और उसमें अधिकतर होता है क्या है कि वैसे तो डिफरेंट टाइप्स के जैसे भी डिजाइन किए होंगे उस प्रकार काम करता है, लेकिन मैक्सिमम केस में ये आपका ओटीपी लेता है, एसएमएस आपका लेता है। जैसे इंस्टॉल कर दिया, आपके सारे एसएमएस अपराधी के पास, साइबर क्रिमिनल्स के पास चले जाएंगे, ठीक है, जाते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब सबसे पहले वो आपका व्हाट्सएप हैक करता है। व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या चाहिए, व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए मोबाइल नंबर चाहिए और ओटीपी चाहिए, चाहे वो ओटीपी एसएमएस से आया हो या कॉल के थ्रू। तो अब होता क्या है कि जब आपने डॉट एपीके इंस्टॉल कर लिया गलती से, आपका एसएमएस सारा लगा जाने, तो फ्रस्टर देख लिया कि आपके मोबाइल नंबर से ओटीपी आ रहा है, वो एक व्हाट्सएप इंस्टॉल करता है और एक्टिवेट करने के लिए आपका मोबाइल नंबर डालता है, जबकि आपके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप है। उसको ओटीपी आया आपका, तो एक्टिवेट कर लिया अपने मोबाइल नंबर पे, आपका मोबाइल फोन हो गया, यानी कि आपका व्हाट्सएप जो हो गया डीएक्टिवेट। अब आप उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? वहां साइबर क्रिमिनल्स आपका व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के बाद तुरंत 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लेता है अपने व्हाट्सएप में, यानी आपके नंबर वाला व्हाट्सएप में, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि जिन जिन लोगों ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल नहीं किया है व्हाट्सएप में, वो तुरंत इनेबल कर ले। अदरवाइज अगर कभी ओटीपी कंप्रोमाइज हुआ या शेयर हुआ तो सबसे पहले आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। व्हाट्सएप एक बार हैक हो गया तो जितना भी कॉन्टेक्ट है फ्रॉस्टर के पास चला जाता है, वो सबको मैसेज भेज देते हैं व्हाट्सएप का कि हम हॉस्पिटल में अर्जेंसी है, 10,000 रुपये या 20,000 रुपये, 50 रुपये, 1,000 रुपये है, या जैसा भी देखते हैं वो चाहिए, इस नंबर पर तुरंत कीजिए, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, हम बात करने की स्थिति में नहीं है, अभी हमारा मोबाइल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि ज्यादा अमाउंट नहीं है और ये तो बोल रहा है, तो जो खास लोग होते हैं वो दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार साइबर ठगी का शिकार हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, वो फ्रस्टर आपका जो आधार कार्ड है वो भी डाउनलोड कर सकता है उस ओटीपी के माध्यम से, क्योंकि आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपका नाम चाहिए और ओटीपी चाहिए, ठीक है। आधार आधार का नंबर, मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर तो उसको पता ही है, ओटीपी भी आ रहा है, कर लेगा। उसके बाद बहुत सारे काम कर सकता है, फर्जी अकाउंट भी खोल सकता है, ठीक है, ऑनलाइन। तो अब व्हाट्सएप की सिक्योरिटी कैसे करें? आप सेटिंग में जाएंगे, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट, अकाउंट लिखा होता है उस पर क्लिक कीजिए। अकाउंट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन दिखेगा एक ऑप्शन। व्हाट्सएप की सेटिंग में गए, अकाउंट आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको दिखेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। 6 डिजिट का कोड मांगेगा, आप कोई भी एक कोड दे दीजिए 6 डिजिट का, फिर कंफर्म करेगा, दोबारा से एंटर कीजिए और आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो गया व्हाट्सएप में। अब गलती से अगर आपका ओटीपी शेयर हो गया किसी के पास व्हाट्सएप का, तो वो आपका व्हाट्सएप अपने मोबाइल पे एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय सब कुछ करने के बाद लास्ट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड मांगेगा, जो कि आपको ही पता है, ठीक है, वो तो किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज है, ऐसे आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार अगर है तो आपका व्हाट्सएप हैक नहीं होगा।
तो अभी जैसे कब शादी ब्याह के टाइम पे कि मैरिज इनविटेशन के नाम पे आया, लोगों ने देखा कि अरे ये तो, अब क्या है ना कि अगर किसी एक व्यक्ति का, मान लीजिए किसी एक बीसी का या किसी एक बैंकर का व्हाट्सएप हैक हो गया, तो जितने भी ग्रुप में वो बैंकर या बीसी जुड़े होंगे उस सब में उसकी एक्सेस हो गई अपराधी की, वहां सब जगह फिर एपीके फाइल भेजते हैं। तो लोग सोचेंगे अरे ये तो फलाने हैं, वो इनको तो हम जानते हैं, ये तो ग्रुप में ही है, ये तो भेज रहा है तो सही होगा, तो बाकी और लोग उस पर क्लिक करने लगते हैं, तो वो भी फर्दर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये चेन चलती रहती है। तो इसलिए कोई भी ऐसी फाइल आए, चाहे भले ही आपके सर्किल हेड सर ने, जेडएम सर ने, या किसी ने भी भेजा हो, या आपके जो इंचार्ज है उन्होंने भेजा, डॉट एपीके अगर है, डॉट एपीके कुछ भी नाम लिखा हो आगे डॉट एपीके है, तो गलती से भी आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, गलती से क्लिक नहीं करना है, और उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा उसको रिपोर्ट कर देना है sancharsati.gov.in, या फिर आप उसमें कर दीजिए cybercrime.gov.in पे। ठीक है, तो ये चीज है। और अब गूगल सर्च के फ्रॉड के बारे में बता देते हैं कि जैसे कभी होता है कि अगर हमारा डेबिट हो गया, अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, गूगल में सर्च करने लगते हैं कि बैंक को कॉल करेंगे या किसी शॉपिंग वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, उसको हम करेंगे, या यूपीआई का कोई हो गया, डेबिट हो गया, वहां पहुंचा नहीं, तो हम लगते हैं सर्च करने। तो हमें जो मोबाइल नंबर मिलता है उसी पे हम आंख बंद करके कॉल करते हैं। मोबाइल नंबर पर वैसे कॉल नहीं करना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, संबंधित ई कॉमर्स कंपनी की या फिर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां टोल फ्री नंबर लीजिए, या फिर जैसे कि हमने बताया कि कार्ड के पीछे भी टोल फ्री होता है, पासबुक पे भी होता है टोल फ्री, वहां से आप लीजिए, कॉल कीजिए। अदरवाइज बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं, वो लिखा है पंजाब नेशनल बैंक, जबकि अपराधी ने अपना गूगल में बना रखा पंजाब नेशनल बैंक और मोबाइल दे रखा है, जिस किसी ने कॉल किया तो वो तो इंतजार ही कर रहा है। आप सोचेंगे हाँ बहुत अच्छा, ये तो बोल ही रहा है, अब आपको ना एनी डेस्क या क्विक सपोर्ट का वो लिंक भी भेज देगा, या आपसे आपका डिटेल पूछेगा कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सब कुछ बताइए क्या क्या हुआ, फिर बोलेगा आप ओटीपी बताइए, आपके खाते में पैसा चला जाएगा, आप फिर बता देते हैं, पता चला कि आपके साथ एक फ्रॉड और हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी हम गूगल सर्च करते समय हम ध्यान से देखें कि ये जेन्युइन वेबसाइट, कारपोरेट वेबसाइट है कि नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी का मोबाइल नंबर दिया है तो वहां, वो तो अपराधी का होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, बीच बीच में हम बताते गए कि हमेशा आप एटीएम पिन इंटर करते समय ढक दीजिए, ताकि आप कोई देख ना पाए दूसरा, कोई भी अपनी कार्ड की डिटेल, एक्सपायरी डेट वगैरह आपको शेयर नहीं करनी है। ठीक है, अपने पिन को याद रखिए, कहीं नोट करके मत रखिए, और अगर कोई लिंक आपको भेजा जा रहा है तो बिना उसको वेरीफाई किए क्लिक नहीं करना है। ठीक है, जेन्युइननेस वेरीफाई करने बिना क्लिक नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज आप उसको डिलीट मार दीजिए। ठीक है, और कोई भी ऐप आपको अगर इंस्टॉल करना है तो जेन्युइन जो उसकी, चाहे प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है, वहां पर जाकर के ही आप इंस्टॉल कीजिए। एपीके फाइल के माध्यम से आपको कुछ नहीं इंस्टॉल करना, ये ध्यान रखिए। और अगर कोई फिशिंग की अगर वेबसाइट आ जाती है, फेक वेबसाइट आ जाती है, तो आप उसको, जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्टिन, उस पर आप incident@cert-in.org.in पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो ब्लॉक कर सके। इसमें कभी भी आपकी बैंकिंग की जो आईडी, पासवर्ड, ये सारा आपको शेयर नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें। और ये है वेयर टू रिपोर्ट साइबर क्राइम। देखिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर 1930 है, इस पर आप तुरंत कॉल कर सकते हैं, 1930 अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, या फिर आप cybercrime.gov.in पर भी कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे कोई सस्पेक्ट अगर कम्युनिकेशन आ गया, सस्पेक्ट फ्रॉड लग रहा है कि सस्पेक्टेड फ्रॉड है, तो रिपोर्ट जो इसमें आपको दे रखा है आपका, रिपोर्ट साइबर क्राइम, यहाँ पर आप जा करके साइबर क्राइम का आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी में एक ऑप्शन और होता है कि रिपोर्ट सस्पेक्ट। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके आप
जो भी सस्पेक्टेड चाहे व्हाट्सएप आया हो, चाहे कॉल आई हो, चाहे मैसेज आया हो, आप रिपोर्ट कर सकते हैं उस पर। और साथ ही साथ साइबर फ्रॉड के केस में आपको अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर भी आपको इन्फॉर्म करना है, ताकि वो आपका जो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल है, आपकी ऑनलाइन जो बैंकिंग क्रेडेंशियल है उसको ब्लॉक कर सके, जो आपकी ऑनलाइन बैंकिंग है ब्लॉक हो सके, ताकि फर्दर फ्रॉड ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपका रिमोट एक्सेसिंग ऐप से हैक कर लिया है मोबाइल, उसके पास ओटीपी भी जा रहा है, कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट है, या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप 1930 पर रिपोर्ट करेंगे ही, साथ ही साथ आप बैंक के टोल फ्री नंबर पर भी करेंगे, ताकि आपकी इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग को ब्लॉक कर सके, ताकि फर्दर फ्रॉड होने से रोका जाए। 1800 या 1820-21 है पंजाब नेशनल बैंक का, आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में अगर सस्पेक्टेड साइबर फ्रॉड कम्युनिकेशन, तो जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि चक्षु पोर्टल भारत सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाया है, sanchar-sathi.gov.in, आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। और साथ ही साथ मान लीजिए कि अगर आपका या किसी का मोबाइल गायब हो गया, लॉस्ट हो गया, स्टोलन मोबाइल के केस में, आप इसी पोर्टल पर अपना मोबाइल का EMI नंबर चाहिए और लॉस्ट एंड फाउंड की पुलिस में कंप्लेंट होनी चाहिए, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप दर्ज कर सकते हैं। तो जब भी पुलिस को मिलेगी आपका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल जब भी पुलिस के पास मिलेगा, तो वो आपको हैंड ओवर कर देगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर इसमें, मतलब मोबाइल बहुत सारे लोगों के पुलिस ने सीज किए अपराधियों से और हैंड ओवर किया। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इज द ओनली डिफेंस, जो साइबर सुरक्षा अवेयरनेस, अगर आप अवेयर नहीं है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए साइबर सिक्योरिटी की जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए, आपके घर वालों को होनी चाहिए, आपके यहाँ जो कस्टमर आ रहा है उसके पास भी होनी चाहिए। और 1930 पर जो रिपोर्ट करना है साइबर क्राइम केस, ये आपके यहाँ चिपकी होनी चाहिए कि इन केस ऑफ साइबर क्राइम, यानी कि साइबर अपराध के केस में आप 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां पे डायल करें, या फिर cybercrime.gov.in पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाता है कि जब फ्रॉड हो जाता है तो लोग ढूंढने लगते हैं कि कहाँ करें कहाँ करें, इसलिए हर जो BC लोकेशन है वहां पे आप लोग इसको चिपका लीजिएगा। ये सारी की सारी जो PPT वगैरह है ये शेयर कर देंगे। ठीक है, अभी हम शेयर कर देंगे तो आपके पास भी मिल जाएगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अब हम बंद करना चाहते हैं। बहुत सारी, मतलब जितनी भी सारी चीजें थी हमने लगभग लगभग जो है बता दी, तो कोई ऐसा बचा नहीं है कि जो ना बताया हो, सारे के सारे एरियाज हमने कवर कर लिए हैं, कुछ इसमें छूटा नहीं है। या कभी आता है ना कि आपका अ, हम डाक विभाग से बोल रहे हैं, आपका पार्सल जो है या कुरियर कंपनी से बोल रहे हैं कि अपडेट नहीं है, आप अपडेट करा लीजिए, ये मैसेज आता है आप क्लिक करके, तो आपको कभी ऐसे क्लिक नहीं करना है, सारे के सारे फर्जी हैं। ठीक है, डाक विभाग ऐसे नहीं पूछता आपसे कि आप अपना पता बता दीजिए। ठीक है, बहुत होगा तो अगर आपका फोन नंबर रहा होगा उस पर, तो डाकिया आपको फोन कर लेगा कि भाई ये आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, आपसे बस यही पूछेगा, कोई लिंक नहीं भेजेगा आपको। ठीक है ना, ये सारी चीजें। और आपको तो ये पता भी होना चाहिए ना कि कौन सा आपके पास पार्सल या कुरियर आ रहा है। ठीक है, आप तो लोग लालच में फंस जाते हैं कि लग रहा है कोई पार्सल आ रहा है हमारे पास, ठीक है लाओ हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करना है, ये सारे के सारे फर्जी हैं, आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और आप हमेशा अपने मोबाइल में जो एंटीवायरस है वो अपडेट रखिए, और अपने लैपटॉप में भी जो भी डेस्कटॉप है ये सारा का सारा आप अपडेट रहिए, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। ठीक है, बी अवेयर एंड बी साइबर सेफ। धन्यवाद, हम बंद करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।